तो गाइस काफी दिनों बाद आज हम मिल रहे हैं अपने अगले चैप्टर के साथ में। पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का चैप्टर हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा मस्त चैप्टर। अगर आप इसको देखेंगे तो मजा आ जाएगा। नाम है चैप्टर का अंतरराष्ट्रीय संगठन। कई जगहों पर ऐसा हो सकता है कि कई लोगों के ये 2020 के सिलेबस में कोविड-19 के चलते 30% रिड्यूस जो आपका सिलेबस हुआ है उसमें ये चैप्टर भी चला गया हो, लेकिन ज़्यादातर सीबीएसई बोर्ड में जो ये चैप्टर नहीं गया है। तो आज हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और फिर आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है इस चैप्टर में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम भार्गव, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फुल ऑन गाइड। इससे पहले कि दोस्तों मैं चैप्टर स्टार्ट करूं, मैं आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर के बाकी सभी पार्ट्स और इस बुक के बाकी सभी चैप्टर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। वहां पर आप जाकर के पूरी बुक की जो किसी भी टॉपिक को एक्सेस कर सकते हैं और सभी की वीडियोस आपको एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संगठन, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन माने होता क्या। संगठन अंतरराष्ट्रीय हटाओ यहां से, पहले संगठन जो है इसको मैं आपको समझा देता हूं। संगठन यानी कि एक ग्रुप, ठीक है, एक संघ, एक सेट, कई सारे लोगों का एक सेट जहां पर कई सारा, मतलब संगठन माने आप जानते होंगे जैसे कि बहुत सारे लोग जब आ रहे होते तो हम लोग बोलते हैं कि यार बहुत सारा संगठन, मतलब एक संगठन पूरा चला आ रहा है। तो ये उसी प्रकार का संगठन है, यानी कि यहाँ पर तमाम सारे जो देश हैं दुनिया के वो जब कलेक्ट होते हैं और एक साथ में एक टॉपिक पर बात करते हैं दोस्तों, तो वो अंतरराष्ट्रीय संगठन बन जाता है। लेकिन आपको पता है कि शादी में शादी हो, चाहे कोई घर में फेस्टिवल हो, कोई त्यौहार हो, कई सारे लोगों को इकट्ठा करना लगभग बहुत मुश्किल होता है। तो फिर अलग अलग दुनिया के तमाम देशों से अलग अलग लोगों को हम इकट्ठा कैसे कर पाएंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बढ़िया सा ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, एक बढ़िया सा, कहने का मतलब एक बढ़िया सा जो है ग्रुप बनाओ, संगठन बनाओ, सेट बनाओ हो, तब जाकर के वो अंतरराष्ट्रीय संगठन बन पाता है। लेकिन दोस्तों बात करें, अगर हम लोग थोड़ा सा इतिहास में जाएं, ज़्यादा इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, पीछे के 1910 के आसपास में अगर आप चले जाओ तो वहां से आपको देखने को मिलेगा कि विश्व में लगभग अशांति व्याप्त हो गई थी, जिसके बाद से लगातार कंटिन्यूअसली जो है शांति व्याप्त करने की कोशिश की जा रही थी और उसी के चलते बहुत सारे ग्रुप बने, बहुत सारे संगठन बने। उन्हीं में से जो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट संगठन है दोस्तों वो है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इस चैप्टर में हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ में हम लोग कई सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी नहीं है, भारत का उसमें क्या योगदान है, ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें ये संगठन चाहिए क्यों होते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न कोई पूछता है कि भाई ये जो संगठन है ये हमें चाहिए ही क्यों, बिना संगठन के भी तो हम रह सकते हैं, हम अपने फैमिली में अकेले खुश रहते हैं, तो मतलब किसी का ग्रुप नहीं है तो फिर ये संगठन क्यों चाहिए होते हैं। देखो विश्व युद्ध की बात करें, विश्व युद्ध में आपको पता है बहुत सारा जो है जनहानि या मतलब पैसे की हानि, धन संपत्ति इत्यादि वगैरह, देशों में समय बर्बादी, बहुत कुछ बर्बाद हुआ। ठीक है, दुनिया शांत नहीं रह पाई, सब तरफ अशांति अशांति फैल गई, शांति चाहिए थी। ठीक है, तो वो शांति कैसे आएगी दोस्तों, दूसरे लोगों के बीच में शांति स्थापित करना, विकास के कार्य करना, यहाँ पर मैंने लिखा है युद्ध और शांति जैसे जो मसले हैं इन सारी चीज़ों पर बात करना। फिर अगर किसी दो देशों के बीच में अगर कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है दोस्तों, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम सब लोग जब झगड़ जाते हैं आपस में, दो दोस्त या दो ग्रुप होते हैं, दो क्लास के लोग झगड़ जाते हैं, तो कोई तीसरा होता है जो हमारे बीच में बीच बराव करता है, वही कार्य करता है अंतरराष्ट्रीय संगठन। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो अकेले निपटे नहीं जा सकते। अगर हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें, कोविड-19 के दौर में आप देख लो पूरी दुनिया एक ही मुद्दे पर काम कर रही है और वो मुद्दा है कोविड-19, यानी कि वायरस को, कोरोना वायरस को खत्म करना है। उसके खिलाफ आप जो है हर तरफ वैक्सीन ढूंढते हुए देशों को देख सकते हैं, सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मिलके काम नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ में रिसर्च पेपर नहीं शेयर करेंगे या फिर अपनी जो एक्सपीरियंस है दोस्तों वो नहीं बताएंगे, तो कैसे काम चलेगा। आप देख पाओगे कि अगर एक व्यक्ति ने थोड़ा सा काम कर लिया है, जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, किसी ने थोड़ा सा काम किया, उसी में थोड़ा और परिवर्तन होकर के कोई नई बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी जो चीज़ें हैं दोस्तों वो अकेले सॉल्व नहीं की जा सकती, तो इसलिए भी अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है हमारे लिए जरूरी हो जाता है। इसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग बात करें, जैसे बहुत सारी ऐसे समस्याएं होती हैं जो मतलब ग्लोबली हैं, जैसे वैश्विक ताप वृद्धि हो गई, ओजोन परत का जो है क्षय हो रहा था दोस्तों वो हो गया, या फिर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो अकेले सॉल्व नहीं किए जा सकते।
तो ऐसे मुद्दों पर भी बात करने के लिए, उनका सलूशन, उनके लिए धन इकट्ठा करना, ये सारे कामों के लिए भी दोस्तों हमको संगठन चाहिए होते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। फिर दोस्तों अगर हम लोग बात करें दुनिया के तमाम देशों के विकास की, तो यहाँ पर इसमें तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि पूरे एक बहुत बड़े आप एक शादी के समारोह में चले गए और वहाँ पर आप अकेले कुर्सी में बैठे हुए हैं, क्या आप उस शादी के समारोह को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे? डेफिनेटली नहीं, जब तक आपके साथ में कई सारे लोग नहीं होंगे या फिर आपका सपोर्ट करते हुए कई लोग नहीं होंगे। मान लिया कि आपके पास में वहाँ पर कुछ कम है, जैसे कि आप अपनी घड़ी पहन के भूल गए, मतलब घड़ी पहन के जाना भूल गए, तो आपके जो दोस्त लोग होंगे वो अपनी किसी के पास 2 घड़ियाँ होंगी, वो शेयर कर लेंगे आपस में। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं दोस्तों, ये यहाँ पे चलती हैं। तो ऐसे ही विकास के मामले में जब बहुत सारे देश होते हैं दोस्तों, तो सबकी अपनी अपनी बुद्धि लगती है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में लोगों का यानी देशों का विकास होना थोड़ा जल्दी हो जाता है और कई सारी समस्याओं से बहुत जल्दी निपटा जा सकता है। तो इसलिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन चाहिए होते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी बात किसके सामने बताने जाएगा? तो यहाँ पर एक ऐसा मंच होना चाहिए जो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके। तो एक मंच भी प्रदान करता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो पूरे विश्व में अपनी बात रखी जाने लायक मंच जो है हमें प्रदान करते हैं। इसके बाद में दोस्तों न्यायपूर्ण फैसले भी हमें करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन चाहिए होता है। और जो सबसे ज़्यादा जरूरी बात है वो ये है कि अमेरिकी वर्चस्व से हमको छुटकारा मिलता है तब जब हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ में कोई काम कर रहे होते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं दोस्तों, पूरे विश्व के लिए वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है संयुक्त राष्ट्र संघ। ये कैसे बना, क्यों बना, या फिर इसके पीछे मकसद क्या था? अगर हम लोग फिर से वहीं 1910 के आसपास में चले जाएं तो आपको पता होगा 1917 में हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध था वो दोस्तों खत्म हुआ। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा अशांति व्याप्त हो चुकी थी कि सभी तरफ में जो लोग थे सबके सब परेशान थे। तो वापस से शांति को स्थापित करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया कई सारे देशों का मिला करके, जिसका नाम रखा गया लीग ऑफ नेशंस। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, लीग ऑफ नेशंस नाम का एक ग्रुप बना, जिसका मकसद ये था कि विश्व में जितने भी देश हैं उन सभी के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी लड़ाइयाँ चल रही हैं, उनको शांत करना। लेकिन दोस्तों ये ग्रुप जिस मकसद से बना उस मकसद को पूरा नहीं कर पाया। रीज़न था कि मतलब इनकी बातें मानी नहीं गई और सभी लोग जो थे वो अपने अपने तरीके से कार्य करने लग रहे थे। तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स बढ़ती गई और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो शुरू हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में तो जान धन की हानि हुई ही, द्वितीय विश्व युद्ध में और ज़्यादा हानि हो गई, मतलब बहुत नुकसान हुआ सारे तरफ में, सारे देश और परेशान हो गए। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि शांति स्थापित करने के लिए जो हमने एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम रखा था लीग ऑफ नेशंस, दोस्तों वो फेल हो गया, अपना मकसद पूरा नहीं कर पाया। तो ऐसे में दोस्तों इसके बाद में 1945 जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, एक ग्रुप और बनाया गया, एक संगठन और बनाया गया जिसका नाम रखा गया संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका ही उत्तराधिकारी आप कह सकते हैं। उत्तराधिकारी का मतलब ये इनके ही बेटे थे या इन्हीं के कर्म से या इन्हीं के नक्शेदार पे उन्हीं के जैसे एक और ग्रुप बनाया गया जिसका नाम रखा गया संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में। दोस्तों इसमें 51 देशों ने सिग्नेचर करा, 51 देशों ने इसको बनाने की हामी भरी और ये मकसद रखा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय झगड़े नहीं होने देगा। मुख्य रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय झगड़े हो रहे हैं अब इनको रोकने की जो संभव प्रयास किए जा सकते हैं दोस्तों वो किए जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर पूरी दुनिया में ना वो क्या बोलते हैं शीत युद्ध फैल गया था। शीत युद्ध फैलना मतलब फैलना नहीं बोलेंगे यहाँ पे, शीत युद्ध शुरू हो गया था। शीत युद्ध में दोस्तों 2 बड़ी वैश्विक ताकतें हमारे सामने आ गई थी, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। तो इन दोनों के बीच में जो तकरार है दोस्तों उसको भी रोके रखने का काम काफी हद तक इस संयुक्त राष्ट्र संघ ने करा। अच्छा दोस्तों यहाँ पर हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मेन प्रमुख कार्य हैं उनको समझ लेते हैं। सबसे पहला कार्य है दोस्तों इनका अंतर्राष्ट्रीय झगड़े रोकना, जो मैंने अभी बता दिया। फिर यहाँ पर दूसरा कार्य है इनका सहयोग। क्या मतलब हुआ सहयोग का? सहयोग का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि एक देश के अगर साथ में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो दूसरे बाकी के देश मिलकर के उसकी हेल्प करें। अच्छा सबसे पहले आप ना संयुक्त राष्ट्र संघ की एक ना ढांचे को जरूर समझ लो। ढांचे कहने का मतलब ये है कि यार संयुक्त राष्ट्र संघ कोई देश नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ कोई पर्टिकुलर देश ऐसा पावरफुल देश नहीं है जिसकी बात सारे लोग मानेंगे। जितने भी देश इसमें शामिल हैं, बात करते हैं अगर शुरुआत की तो शुरुआत में इसमें 51 देश शामिल थे। तो ये जितने भी 51 देश हैं ये सभी के सभी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग हैं
और यही लोग मिल करके बाकी सभी की समस्याओं को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर नेता नहीं है, लेकिन नेता के रूप में ये 51 देश किसी को भी चुन सकते हैं अपने में से ही, जो लीडर के रूप में या महासचिव के रूप में काम करेंगे। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ कोई देश नहीं है जिसकी दूसरे देश जो है उससे डरें, बल्कि यहाँ पर एक दूसरे का सब सहयोग करेंगे। यही संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है भावना है। इसके बाद में दोस्तों जो शत्रुता का दायरा है वो कम करा जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए। और अब देखो यहाँ पर एक ना बहुत ज़्यादा जरूरी बात है कि अभी तक में यानी 1945 तक में काफ़ी ज़्यादा आर्थिक और सामाजिक नुकसान तो हुआ ही हुआ था, इसलिए विकास की भावना भी भरी जाएगी लोगों के मन में, यानी देशों के बीच में एक दूसरे सभी देशों से उम्मीद की जाएगी, उनको पास लाया जाएगा ताकि वो विकास कर सकें। इसी देश को पूरा करते हुए दोस्तों 2011 में टोटल 193 देश यहाँ पर हो चुके थे, जो कि शुरुआत में 51 देश हुआ करते थे संयुक्त राष्ट्र संघ में। अब आप ये कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो शांति स्थापित करने के लिए बना था। शीत युद्ध तब शुरू हुआ था, तभी ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो बन चुका था। लेकिन अब शीत युद्ध खत्म हो गया, सोवियत संघ खत्म हो गया, लड़ाइयाँ खत्म हो गई, अब ये संयुक्त राष्ट्र संघ हमारे किस काम का। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखते रहें, मैं आपको सारी बातें आगे धीरे धीरे समझाता जाऊँगा। बात करते हैं अगर संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुत सारे अंग हैं, उसमें बहुत सारी एजेंसियां होती हैं, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रमुख एजेंसी है वो है सुरक्षा की। कहने का मतलब पूरे विश्व में सुरक्षा के तौर पर ही ये स्थापित किया गया था, इसीलिए यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है सुरक्षा। और सिक्योरिटी को लेकर के यहाँ पर टोटल 5 स्थायी सदस्य बनाए गए हैं और 10 अस्थायी सदस्य बनाए गए हैं। अगर हम लोग बात करें दोस्तों यहाँ पर अस्थायी सदस्यों की, तो ये हर 2 साल में बदले जाते रहते हैं, लेकिन 5 स्थायी सदस्य वो जब से संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित है तब से वो कंटिन्यूअसली बने हुए हैं। रीज़न इनके बने होने का क्या है वो भी हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं। यहाँ पर पहला देश है अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। जैसा कि आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही हुआ और वो जैसे ही खत्म हुआ, ठीक है, ये 5 देश पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बड़ी शक्ति बन करके उभर करके आने लगे थे। इसीलिए बाकी सारे देश डरने लग गए कि अगर हम इनको एक पावर नहीं देते हैं, एक विशेषाधिकार नहीं देंगे, तो ये कभी भी जो वैश्विक परिदृश्य में कोई अगर समस्या हो रही है तो उसमें ये जो है रुचि नहीं लेंगे। कहने का मतलब अगर आप अपने आसपास में देखोगे कि आपके मोहल्ले में एक ऐसा व्यक्ति है जो काफ़ी ज़्यादा ऐसे किसी इलेक्शन में या किसी गेम में या फिर किसी पहलवानी में वो जीत रहा है, ठीक है, आपका कोई पड़ोसी, और अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको जैसे ही देखोगे कि वो जीता है, आप उसको चाचा, मामा, दादा, फूफा कह के संबोधित करोगे, आप जीत के अच्छी बात है यार, कभी हमारी भी समस्या को देख लेना। लेकिन अगर वो जीत गया और आपने उसको संबोधित नहीं करा तो मे भी कल को वो आपके काम ना आए। ऐसी वाली सिचुएशन यहाँ पर समझते हुए बाकी सारे देशों ने सोचा होगा कि यार ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल देश हैं, ठीक है, अगर हम इनको स्थायी सदस्य नहीं बनाएंगे तो कल को जो भी प्रॉब्लम होगी ये उसमें हाथ ही नहीं डालेंगे, क्योंकि अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस जैसे देशों के पास खूब पैसा है, खूब पावर, खूब ज़्यादा इनके पास में सैन्य शक्तियाँ हैं, इसीलिए इनको स्थायी सदस्य बना दिया गया। प्रश्न आता रहता है इस पर कि 5 स्थायी सदस्यों के अलावा किसी और देश को स्थायी सदस्य क्यों नहीं बनाया जाता। रीज़न आप बता देंगे कि पहला तो ये उसमें जीते थे, और दूसरा दोस्तों लिख देंगे वैश्विक समस्याओं में इनमें रुचि ना लेने का भी लोगों के या दूसरे अन्य देशों के मन में डर व्याप्त था। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की, तो ये हैं एंटोनियो गुटेरस। ये 2017 से बने हुए हैं प्रेजेंट टाइम तक में, आप देख सकते हैं एंटोनियो गुटेरस को। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ सिर्फ एक अकेला ग्रुप नहीं है, इसमें बहुत सारी एजेंसियां भी हैं, जैसे कि प्रमुख एजेंसी होगी आपकी WHO, UNDP, UNHRC, UNHCR, यहाँ पर फिर ये इसको यूनिसेफ बोलते हैं, यूनिसेफ हो गई, और यूनेस्को करके। तो दोस्तों ये सभी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनके बिना संयुक्त राष्ट्र संघ जो है लगभग अधूरा हो जाएगा, और यही एजेंसियां प्रमुख रूप से कार्य करती हैं। ये तो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसे हम लोग बोलते हैं ना दायां हाथ है, वो है। इसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करेंगे सुधार के बारे में कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ना ये पूरी तरीके से ओके नहीं है। ओके का मतलब इसमें बहुत सारी कमियां हैं, दुनिया के तमाम देशों को ऐसा लगता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत सारे सुधार किए जाने चाहिए। लेकिन दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या क्या कमियां, उसमें क्या क्या सुधार किया जाना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको आगे वाली वीडियो के पार्ट में बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो अभी भी देख रहे हैं तो मुझे कमेंट में FOG लिख करके अपनी बात बताना ना भूलें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको चीज़ें समझ में आई या फिर नहीं आई, ये चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, जो भी बात है मुझे आप बताएं।
दोस्तों इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, साथ में पूरी बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबके नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप उनको लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के एक लिंक दिया हुआ है जहां पर आप उनको आसानी से पा सकते हैं। साथ में दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने 12th क्लास में किसी भी सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में महारत हासिल करना चाहते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों हम लोग अपनी वेबसाइट पर पर डे एक होमवर्क सेंड करते हैं जिसमें हम लोग 10 से 12 क्वेश्चन देते हैं जहाँ पर सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं वो। तो आप डेली अगर उन क्वेश्चनों को करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बेनिफिट इस प्रकार से कि आपका रिवीजन पर डे होता रहेगा और इन क्वेश्चनों को करने का ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, कम से कम टाइम में ही आप इन क्वेश्चनों को करके अपनी तैयारी को बढ़िया कर सकते हैं। तो हमारे साथ में डेली होमवर्क को एक्सेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन को दबा के अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, देखते रहिए फुल ऑन गाइड।